नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर। कई सारे अहम और बड़े मुद्दे हैं सर इस समय देश और दुनिया में, जिसका असर हमारे ऊपर भी पड़ता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। जिस तरह एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी के परम मित्र, भक्तों के बहुत प्रिय, अब जो है उनको क्या कहा जाए, पापा चाचा ताऊ टाइप कुछ जो भी रिश्ता जिसका जुड़ता हो, वो लगातार चपेड़ पर चपेड़ मार रहे हैं। अब उनके साथ साथ कई दूसरे देश भी आ गए हैं। एक तरफ ट्रंप साहब वीजा के नियमों में कड़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार जिनको दे रहे हैं उनकी कह रहे हैं कि इनका लगातार वेरिफिकेशन होता रहेगा। फिर उसके बाद अब वो टैरिफ, नई टैरिफ की भी बात कर रहे हैं। इतना तो वो कर ही रहे थे, साथ में अब तो मैक्सिको मैक्सिको भी उनके साथ उतर आया है, उसने भी भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो दुनिया के कुछ ऐसे देश ढूंढने में शायद लगे हुए, क्योंकि अभी तक जितने देश विजिबल हैं उनको तो वो घूम चुके हैं, वहां तक तो वो दौरे कर चुके हैं सर। क्या मोदी जी कुछ ऐसे देश ढूंढने के लिए निकलना चाहते हैं क्या, जो जिनको अभी दुनिया के नक्शे पे जो दिखाई न देते हो, जो लोग देख ना पाए हो? कुछ उस तरीके की चीज दिख रही है। दूसरी तरफ उधर पुतिन साहब को लेके भी कुछ खबरें आ रही हैं, रूस से, अपने देश में जनगणना की बात आ रही है। तो इन कई मुद्दों पर बात होगी सर। मैं फिलहाल जो है, जो बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है पुतिन साहब का, चूंकि अभी दौरा खत्म हुआ, वहां से शुरू करते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। सर, बड़ी खबर ये आ रही कि जिस तरीके से हमारे देश में गौतम अडानी साहब हैं, वैसे ही एक अडानी साहब जो है, मतलब अडानी उनका नाम नहीं है, पुतिन साहब के भी एक बहुत करीबी मित्र हैं। वहां भी उनके लिए बहुत सारे रोजगार और बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो पुतिन साहब निकाला करते थे। सर, उनके यहाँ स्ट्राइक हो गई और अब पुतिन साहब जो है उन्हीं को ट्रेलर देने में लग गए हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, जरा वो विस्तार से बता दीजिए। और ये इसमें मोदी जी के लिए कितना बड़ा संदेश है? मोदी जी इसको समझ पाएंगे, कुछ सीखेंगे? क्योंकि पुतिन साहब को तो अभी वो गले लगाए हैं। जय संविधान। देखिए राम प्रकाश जी, जो घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पुतिन भी एक डिक्टेटर हैं और मोदी जी भी एक डिक्टेटर हैं। तो अगर मोदी जी बाकी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके नेताओं से मान लीजिए नहीं सीखते, या पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं सीखते, या बाकी अटल जी से नहीं सीखते, चलिए कोई बात नहीं, आप डिक्टेटर हैं, आप चलिए पुतिन से सीखिए। पुतिन की डिक्टेटरशिप और बाकी देशों की डिक्टेटरशिप में क्या अंतर होता है ये देखिए। नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप और रूस की डिक्टेटर पुतिन ने वो करके दिखा दिया। नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जो संदर्भ है बिल्कुल सही है और ये आप इसका कंफर्मेशन भी ले सकते हैं। देखिए पुतिन ने क्या किया, उसके देश में भी जैसे हमारे यहाँ अडानी अंबानी हैं, उनके यहाँ भी कुछ ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिन्हें पुतिन ने डेवलप किया है और वो उनके खासम खास हैं। उन्हीं के माध्यम से रूस के अंदर वो रूल करते हैं और अपनी ऑटोक्रेसी उन्होंने जमा रखी है। लेकिन पुतिन की वर्किंग स्टाइल में मोदी जी को मेरे ख्याल से सीखने का एक अवसर मिलता है। एक उनके सबसे खासम खास सबसे बड़े पूंजीपति, एक बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्रियल कोलैबोरेट है, उसके अंदर इंडस्ट्रियल यूनिट जिसके अंदर बहुत ज्यादा वर्कर्स काम करते थे, वहां पे स्ट्राइक हो गई। और ये जो मोदी, इनके जो पुतिन साहब के मित्र थे, जो बड़े पूंजीपति थे, उन्होंने उनको एक प्रकार से आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वेतन वृद्धि नहीं करूंगा, आपको ये सुविधाएं नहीं दूंगा, आपको लेना पड़ेगा। तो कई दिनों तक उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली। अब ये बात पुतिन को पता चली। देखिए बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति में, डायरेक्शन में चीज जा रही है जो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद ने लिखी थी। अब पुतिन क्योंकि देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो मानी बात है उस पूंजीपति ने सोचा होगा कि मैं पुतिन का दायां हाथ हूं तो पुतिन मेरा साथ देंगे। अच्छा, वर्कर्स निराश थे कि भाई पुतिन डिक्टेटर हैं, इनके खास आदमी हैं, तो हमारी मदद नहीं करेंगे। लेकिन देखिए पुतिन की वर्किंग स्टाइल देखिए। पुतिन ने अपने ड्राइवर से कहा, अपने लोगों से कहा कि मुझे उस फैक्ट्री के गेट पे ले चलो और चेयरमैन से कहो कि फैक्ट्री के अंदर मौजूद रहे। पुतिन ने कार ड्राइव करवाई, अपना बिल्कुल स्ट्रेट उनके चेयरमैन के दफ्तर में पहुंचे और चेयरमैन वहां मौजूद थे क्योंकि उनको पहले से निर्देश मिल गया था कि पुतिन आने वाले हैं और आपको वहां रहना है। और वहां जाके पुतिन ने उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डाल के बात की और ये कहा कि मैं अपने ऑफिस से ये डिक्लेरेशन टाइप करा के लाया हूं, इस पे दस्तखत कर दो वरना। और उस लेटर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर जो लिखा था वो बिल्कुल वहां के मजदूरों के हित में था और मजदूरों की मांगों को पूरा करने वाला था।
चेयरमैन जो पुतिन का बायां हाथ था, दायां हाथ था, उसने वहीं दस्तखत किए और सारी लेबर वहां की जो थी वो पुतिन के फेवर में खड़ी हो गई। देखिए, डिक्टेटरशिप में भी अंतर होता है, लेकिन हमारे यहाँ का जो पुतिन से अभी गले मिले हैं हमारे मोदी जी, भक्तों ने बहुत ज्यादा हवन कराया है, उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं, तो पुतिन से कुछ सीख लें। अरे आज के तारीख में हनुमानगढ़ के अंदर 5-6 हजार किसान 6 महीने से वहां पे शांतिपूर्वक हड़ताल में बैठे थे कि वहां पे फैक्ट्री न लगाई जाए एथेनॉल की, क्योंकि वहां पॉल्यूशन होगा और आसपास के सारे गांव बर्बाद हो जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां जाके डीएम ने कहा कि आइए और हमसे बात कीजिए। वहां पे लाठीचार्ज करा गई, अपने गुंडों से खुद कारें जलवाई गई, ट्रैक्टर जलवाया गया और सारा का सारा ठीकरा जो है किसानों पे फोड़ दिया गया। वहां पे स्टैंड ऑफ चल रहा है। 13 महीने किसानों का आपने देखा। मध्य प्रदेश के अंदर जंगल काटे जा रहे हैं और किसानों को, लोगों को जेल के अंदर ठूसा जा रहा है। तो देखिए, अगर डिक्टेटरशिप भी करनी है तो डिक्टेटर शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। तब तो डिक्टेटरशिप चल सकती है जो रूस में चल गई, क्योंकि वहां पे पुतिन ने जैसे एक एग्जाम्पल रखा। तो आज हमने इस बात पे इसलिए चर्चा की कि अगर मोदी जी हमारे जो कुली हैं उनके बारे में सोचें, जो कृषक मजदूर हैं उनके बारे में सोचें, जो किसान हैं उनके बारे में सोचें, युवा हैं उनके बारे में सोचें। लेकिन एक तरफ तो आप पूंजीपति की मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ से सर्वहारा वर्ग का आप पूरी तरह से उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनको बर्बाद कर रहे हैं। तो मोदी जी शुड लर्न फ्रॉम मिस्टर पुतिन बाय दिस एग्जाम्पल। बिल्कुल, ये बहुत अहम है। और साथ में अभी जिस तरीके से हमने हालात देखे इंडिगो को लेकर के, तो उसके बाद तो ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। एक इंडिगो ने जिस तरीके से पूरे देश के लोगों को पैदल कर दिया, किस परिस्थिति में उनको जो है वो छोड़ दिया गया, ये सबने देखा है। और उसके बाद इन सारी परिस्थितियों के बाद वो सरकार को उल्टा झुकाने में कामयाब रहे। सरकार उनको आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाई। सरकार को उन्होंने अपनी शर्तों पर झुकाया और सरकार ने अपने सारे नियम कानून वापस ले लिए, जिसको वो पायलट्स और क्रू मेंबर्स के हित में बता रहे थे, यानी हित खत्म। अब तो साफ दिख रहा है ना कि सरकार को पायलट और क्रू मेंबर्स से ज्यादा उनके हित से ज्यादा चिंता इंडिगो की है कि इंडिगो काम करे और अपनी शर्तों पर काम करे। ये तो दिख गया हमारे देश में। तो ऐसी डिक्टेटर, इसको डिक्टेटरशिप तो नहीं कहा जा सकता मुझे लगता है सर, क्योंकि डिक्टेटरशिप तो जो डिक्टेटर होता है उसके हिसाब से चलती है। यहां तो वो डिक्टेटर बार बार उसको घुटनों के बल बैठना पड़ रहा है। जो जिसको मन में आता वो घुटनों के बल बैठा लेता है, चाहे वो ट्रंप हो। अब चलिए, दुनिया की एक ताकत है, छोड़ दीजिए, इंडिगो जैसी एक कंपनी जब वो भी घुटनों पर बैठा ले रही है। संचार साथी ऐप लेकर के आ रहे थे, एप्पल ने कहा कि नहीं हम नहीं लगाएंगे, गूगल ने कहा हम नहीं लगाएंगे, क्या कर लोगे तुम? अब बताइए, वो सीधे सीधे हमारे देश को चुनौती दे दे रहे हैं। तो ऐसा डिक्टेटर किस काम का? वो तो ना डिक्टेटर रहे ना नेता रहे, दोनों में से कुछ नहीं बन पा रहे। खैर, अब ट्रंप साहब नहीं, पे आ इसको जाते हैं सर, विदेश। जी जी इसको डिक्टेटरशिप जी नहीं जी कहते, इसको सरेंडरशिप कहते हैं। ये इन्होंने सरेंडर किया इंडिगो की। अच्छा, ये बात और रामप्रकाश जी देखिए, अमिताभ कांत केवल 5 दिन पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं और 6 दिन पहले ही जो ट्रेनर पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको अडानी जी टेक ओवर करते हैं। ये सरेंडरिंग है। और ये सरेंडरिंग किसके सामने है? पूंजीपत। हमारे अग्निवीर अगर बच्चों को बनाया गया, सेना की नौकरी नहीं दी रही, सरेंडरिंग था टू अडानी। अब अडानी को मानी बात है 4 साल बाद बच्चे रिटायर हो जाएंगे, उन्हें पूरी ट्रेनिंग मिल जाएगी, उनको 10-10, 12-12 हजार रुपए की तनख्वाह में गार्ड बना दिया जाएगा अडानी जी की, और किसानों को मारने के लिए अग्निवीरों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन हमारे अग्निवीर ऐसा करेंगे नहीं। इसको डिक्टेटरशिप, इसको ना तो डेमोक्रेटिक लीडर कहते हैं ना ऑटोक्रेटिक लीडर कहते हैं, इसको सरेंडरिंग लीडर कहते हैं। एक नया टर्म रिकॉइन हो गया। मैंने तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डिक्टेटोरियल लीडरशिप और इम्प्लिसिट बार्गेनिंग वो लीडरशिप देखी थी। ये सरेंडरिंग लीडरशिप का एग्जाम्पल मोदी जी ने सेट कर दिया। जी सर, अभी तक हमने ये देखा है कि ट्रंप साहब जो है, जो अपनी मनमानी कर रहे थे, वो जब मन करता है कह देते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने जो है वो रोक लगवाई, उनको रुकवाया भारत पाकिस्तान का युद्ध। फिर उनका जब मन करता है वो टैरिफ लगा देते हैं, जब मन करता है वीजा के नियम बदल देते हैं। अब इनके साथ साथ मैक्सिको जैसा देश भी खड़ा हो जा रहा है, वो भी 50% टैरिफ लगा दिया उसने। तो क्या ट्रंप ने एक ऐसा रास्ता दुनिया के उन देशों के लिए खोल दिया है जो भारत के साथ अभी तक फ्री ट्रेड कर रहे थे, वो अब सब 50-50% टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं। भारत सन्नाटे में, भारत सरकार सन्नाटे में, मोदी जी खाली विदेश विदेश घूम रहे हैं। और सरकार को और सत्तारूढ़ दल भाजपा को, भाजपाइयों को, अंधभक्तों को, सबको चिंता
राहुल गांधी की विदेश यात्रा की लगी हुई है, क्या चल रहा है? नहीं नहीं, देखिए भक्तों को वास्तविक जो परेशानी हो रही है, ये अच्छा हुआ हम लोग इस ट्रैप में नहीं आए। अगर हम ट्रैप में 14 साल 11 साल आ गए होते और हमने भी ये वंदना कर दी होती, हम विश्व गुरु हैं, हमारे नेता विश्व गुरु हैं। अब मुश्किल क्या है कि बढ़े हुए कदमों को वो वापस नहीं ले सकते। देखिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, मैंने बचपन में छठी क्लास में एक कहानी पढ़ी थी। साहस दो प्रकार के होते हैं राम प्रकाश जी, एक होता है विवेकहीन साहस और एक होता है विवेकशील साहस। खैर एग्जाम्पल भी दिया था उस कहानी में, दो पहलवानों का। पहलवान आते हैं कि हम सबसे वीर हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। राजा ने उनकी मूर्खता पे हंसा, उसने कहा आपस में लड़ जाओ दोनों। दोनों ने एक दूसरे को मार दिया क्योंकि हार सकते नहीं थे, राजा के सामने कह दिया था। देखिए पाकिस्तान ने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया और इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। क्या हुआ भाई, जब ये चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, वो होता था डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज चाह रहे थे। अब वो कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों जने ये कह दो कि तुम्हारे बीच में पीस मैंने कराई जिससे मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। पाकिस्तान ने उसको लपक लिया। वहां पे पाकिस्तान ने कह दिया कि हाँ नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को रिकमेंड करते हैं, ही शुड गेट द नोबेल प्राइज। चालाकी कर गया वो, सच था झूठ था आई डोंट नो। अच्छा, मोदी जी की केवल ईगो की वजह से, और ये बहुत सारे लोग आजकल आप जानते हैं ये सारी चर्चा का विषय है, जस्ट बिकॉज मोदी जी ये नहीं दिखाना चाहते थे कि डोनाल्ड, तो खुद तो उन्होंने बोला नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम नहीं कराया, अपने लोगों से कहलाना शुरू कर दिया। तो उससे चिढ़कर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए और पाकिस्तान को दंड देना शुरू कर दिया। अच्छा देखिए, अब इक्वेशन देखिए मेक्सिको की। मेक्सिको और अमेरिका लॉगर हेड्स पे हैं, एक दूसरे से दूर से के बिल्कुल एक खिलाफ हैं। लेकिन मेक्सिको ने भी चालाकी की। मेक्सिको ये जानता है कि अमेरिका हमसे खुश नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो ऐसे समय में अगर हम भारत की चूड़ी टाइट कर दें तो डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त बन जाएगा, वो हमारे पे थोड़ा हल्का हाथ रखेगा। तो उसने भी 50% का टैरिफ लगा दिया। अच्छा, जब पुतिन हमारे यहाँ आए तो यूरोप के 3 बड़े बड़े देशों के राजदूतों ने उस विजिट की आलोचना करनी शुरू कर दी। भाई डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि अगर आप तेल खरीदते हैं, युद्ध आपूर्ति कराते हैं रूस से, जबकि उसका ये अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है जिससे मनाए खरीदें अपने आप, लेकिन हमने तेल खरीदना बंद कर दिया। तो हम कभी तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर हमने ये कह दिया होता, मान लीजिए अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर मोदी जी ने कह दिया होता कि देखिए हम जीत गए थे, हमने पाकिस्तान को ठोक दिया था, सारे उनकी जितने भी एयर बेसेस थे उनको तोड़ दिया था, लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मेरे मित्र हैं और डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट आई कि यार मोदी जी आप जरा कृपा करके युद्ध को रोक दीजिए, आप जीत तो गए, आपने उनको तोड़ तो दिया है। तो ये हाँ बिल्कुल सही बात है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया था और युद्ध विराम मैंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे इसलिए कर दिया कि जब हम जीत चुके हैं, जब पाकिस्तान को हमने मार ही दिया। लेकिन वहां पे मोदी जी अपनी ईगो में फंस गए कि कैसा विश्व गुरु है जो डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनता है। तो उस ईगो की वजह से आज भारत जो है अकेला पड़ गया है। एक होता है, तो इसलिए वो होना चाहिए था विवेकहीन साहस के बजाय विवेकशील साहस, अपनी भी पोजीशन बचाते और भारत की पोजीशन बचाते। उन्होंने भारत का नुकसान करा दिया, अपनी इमेज का जो किया सो किया। बिल्कुल। अब इमेज इमेज से आगे सर थोड़ा सा जरा एक चीज बता दें कि अब मैक्सिको भी अगर 50% टैरिफ लगा देता है, अमेरिका का चल ही रहा है मामला, और भी देश अगर ऐसे कर देते तो फिर भारत पे क्या असर होगा, भारत के लोगों पर क्या असर होगा, जरा हम ये समझ ले, फिर हम भारत की राजनीति पर आते हैं। देखिए भारत में 2 प्रकार के लोग हैं, एक है अर्थशास्त्री, एक है अनर्थशास्त्री। अब जो अर्थशास्त्र जानते हैं और सही में देश के हित में अर्थशास्त्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए रुपए जो है आज के तारीख में डॉलर 90.67 रुपए का $1 हो गया है। 90.67, मतलब ऐसे गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है जिसको हमने गिरते हुए, आज तो उस उम्र का मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी में भी कोई नेता नहीं होगा, अडानी जी शायद होंगे केवल। और दूसरा, ये जो टैरिफ आपके ऊपर लगता है तो उसमें आपके देश से निर्यात होने वाली चीजें जो सरप्लस में हैं, और सरप्लस में क्या चीजें हमारे देश में है भाई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो है नहीं। जब मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली थी, हमारा करीब 15.5% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से था, जो आज घट के 12.5% हो गया। इसका मैंने मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी कम हो गई, चाहे मेक इन इंडिया, मेक इन फलाना, मेक इन ठिकाना करते रहो। हमारा जो भी सरप्लस है वो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट, जिससे हमारी किसानों की आमदनी बढ़ती है। ये चीजें हम एक्सपोर्ट करते थे। अब वो एक्सपोर्ट में अगर वो लोग टैरिफ बढ़ा देंगे तो हमारा माल महंगा हो जाएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का माल सस्ता हो जाएगा, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे।
और जब हमारा एक्सपोर्ट घटेगा तो रुपया और ज्यादा कमजोर होगा, और हमने जो लेनदारी कर रखी है, विदेशी ऋण ले रखा है, वो महंगा हो जाएगा। लेकिन अर्थशास्त्री बताएंगे कि रुपए का कमजोर होना फायदा है, और उन लोगों का टैरिफ का बढ़ाना भी हमारे लिए फायदेमंद है। और जनता क्योंकि अर्थशास्त्र को बहुत सीरियसली लेती नहीं है, इसलिए हमको मूर्ख बनाए चले जाते हैं। बिल्कुल, हर तरफ से मार जो है वो जनता पे ही पड़नी है। सारे नियम, सारे जो लिस्ट हैं, जितनी भी सूचकांक हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि भारत आज लगातार हर सूची में नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन हमारे देश में जो लोग बैठे हैं वो डंके पे डंका बजाते ही चले जा रहे हैं। दुनिया में विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर ही है। तीसरी अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, यहाँ अमीर रोज अमीर हो रहा है, गरीब रोज गरीब हो रहा है, और बता रहे हैं हमने इतने लाख लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकाल दिया। इनका एक अलग ही पैमाना चलता है। एक वो मंत्री हैं पर्यावरण के, वो आके सदन के अंदर कहते हैं कि यहाँ सूचकांक कभी 450 एक ही जो है वो कभी 450 से ऊपर गया ही नहीं। वहां जो तमाम आंकड़े हैं वो कह रहे हैं भैया 700 तो हमने नाप ही लिया था, उसके ऊपर नापने का सिस्टम ही हमारे पास नहीं था, हम नापे कहां से। प्राइवेट सरकारी तो 500 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है, तो वो 700 से ऊपर उनके पास नहीं था, तो बेचारे नाप नहीं पाए। कहां तक पहुंचा तक कोई गारंटी नहीं। तो झूठ की मतलब अब उसको झूठ कहा जाए क्या कहा जाए पता नहीं। खैर, एक चीज जरा हम बात कर लें सर। एक बहुत पुराने आदमी थे, शायद आप जानते हो। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि अब 14 दिसंबर जो है वो नजदीक है। कल 14 मतलब आज 14 दिसंबर है। एक बड़ी जो है वो होनी है रैली, जिस विरोध को लेकर के मोदी जी के माथे पे पहले से पसीना आया हुआ है। उसको रोकने के लिए क्या नहीं किया गया। सोनिया गांधी को नोटिस दिलाई गई, राहुल गांधी को सीधे टारगेट किया गया, एनडीए के दूसरे नेताओं को सीधा टारगेट किया गया कि ऐसा ना हो कि सब एक मंच पर आ जाए, बड़ी रैली बन जाए वोट चोरी के अगेंस्ट, एसआईआर के अगेंस्ट। अब एक पुराना आदमी खोज खाज के उसको झाड़ फूंक करके कहीं से निकाला गया है। नाम अन्ना हजारे, याद होगा, वही रामलीला ग्राउंड, वही रामलीला ग्राउंड था दिल्ली का। बस ये कि अब जगह बदल गई। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार को चिट्ठी लिखी है। वो ये कह रहे हैं कि अगर लोकपाल कानून, जिसको 2 साल पहले मंजूरी मिली थी, अगर आपने उसको तुरंत लागू नहीं करवाया तो वो 30 जनवरी 2026 डेट दिया उन्होंने कि 30 जनवरी 2026 से वो आमरण अनशन पर बैठेंगे, जान दे देंगे, प्राण त्याग देंगे, लेकिन फिर झुकेंगे नहीं। तो सर क्या कहेंगे आप इस बारे में? एक झाड़ फूक करके कैसे आदमी को निकाला गया जो महाराष्ट्र का परिदृश्य बदल देंगे, या फिर मान लिया जाए कि एक बार फिर से भाजपा ने कोई नया प्लान बनाया है ब्लैकमेलिंग का, एक ऐसे व्यक्ति को सामने ला करके खड़ा करेंगे जिसके मार्फत कुछ और नया करवाया जाएगा, क्योंकि लोग उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग का सीधा आरोप लगाते हैं अन्ना हजारे के ऊपर। चलिए, पहले मैं उस विषय पे जो एक्यूआई की आप बात कर रहे थे, देखिए मोदी जी ने छांट छांट के कैसे अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री दिए हैं। रेखा गुप्ता एक्यूआई को बता रही है एक थर्मामीटर है जो मापा जा सकता है, और कोई समूह ने उसे वो थर्मामीटर मान रही है। चलिए, इतनी बुद्धिमान प्रबुद्ध दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिस बियरर भी रही, वो हमारे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। देखिए, अन्ना हजारे, मान लीजिए आपने लोकपाल बना दिया राम प्रकाश जी, और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जैसा लोकपाल बना दिया। अब मान लीजिए राजीव कुमार अग्रवाल को माल्टा से बुला के झाड़ पोछ के उनको लोकपाल बना देंगे तो क्या होगा? भाई देखिए, चुनाव आयोग भी आज तक तो 78 साल में हमने इतना भ्रष्ट नहीं देखा, इतना ज्यादा बिका हुआ नहीं देखा, इतना ज्यादा पक्षपाती नहीं देखा। हमने एमएस गिल साहब को भी देखा, हमने टीएन शेषन को भी देखा, जो कांग्रेस ने नियुक्त किए थे, लेकिन उन्होंने कुर्सी पे बैठने के बाद पक्षपात नहीं किया। तो लोकपाल इज नॉट द इशू इज दैट द ऑनेस्ट पर्सन शुड बी द इलेक्शन कमिश्नर। तो अगर लोकपाल आपको बनाना है, मान लीजिए, तो भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पुराने जितने भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस आज जीवित हैं, सबकी एक कमेटी बनाई जाए और वो डिसाइड करे लोकपाल कौन होगा। अगर कोई शुद्ध बिल्कुल ईमानदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें भी ढूंढना बड़ा 10 साल मुश्किल होगा पहले आजकल। वाले, तो 10 साल पहले जो रिटायर हुए हो, कम से अब कम ये 10 साल पहले। हमारी बात है, 11 साल से तो मेरे को, मैं ढूंढता ढूंढता परेशान हो गया। और माननीय हर जब चीफ जस्टिस आते थे उनसे आशा रखता था कि अब भगवान शायद ये इनका पर वो जो पंच परमेश्वर वाला ईमान जग जाए। बचपन में शायद इन्होंने भी कहानी पढ़ी होगी। हर बार फेल हो जाता हूं, फिर आशा लगा के बैठ जाता हूं। तो लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, मुझे तो दिखाई नहीं पड़ रहा इधर बहुत दिनों से, और अब मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि यार कट्टे के बल पे जब कनपटी में कट्टा लगा दिया जाएगा लोकपाल के, तो लोकपाल भी क्या करेगा? ना तो वो जस्टिस लोया बनना चाहेगा, ना अशोक लवासा बनना चाहेगा।
तो बेचारा या तो रिजाइन करके चला जाएगा या मार दिया जाएगा। तो देखिए आज के तारीख में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अन्ना हजारे को डाइवर्ट करना है इशू। उन्हें आज के तारीख में राहुल गांधी जिस प्रकार से उभर रहे हैं और लोगों की आशा का केंद्र बन रहे हैं, तो इसलिए वो करेंगे। लेकिन जो आपने रामलीला ग्राउंड की बात की राम प्रकाश जी, देखिए कल सुबह मैं और मेरी पत्नी दोनों जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? लोग मुझसे कह रहे हैं बुढ़ापा है यार, मर मरा जाओगे, कहाँ भाग पाओगे, नहीं चल पाते नहीं हो यार, धीरे धीरे चलते हो, कैसे करोगे? तो मैंने कहा देखो, मैंने केवल अपने जीवन में, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, खास तौर पर डॉक्टर लोहिया से प्रभावित जरूर था। मैंने केवल एक बार एक आंदोलन में केवल पार्टिसिपेट किया था, वो जयप्रकाश का आंदोलन था जो इंदिरा जी के अगेंस्ट था। और दूसरा इसके अंदर मैं जा रहा हूं। जा क्यों रहा हूं? क्योंकि आज के तारीख में मेरा जो शिक्षक का मन है वो इतना ज्यादा परेशान है कि मेरे देश के लोग समझ, ये हो क्या गया मेरे देश को, महात्मा गांधी के देश को हो क्या गया है। और मैं अपने माँ को जितना प्यार करता हूं, भारत माता को भी उतना प्यार करता हूं। तो मैं ये सहन नहीं कर पा रहा हूं इस उम्र में। मैंने कहा भैया जो हो जाए मेरे साथ जो हो, लेकिन मेरी भारत माता की रक्षा होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं अकेले जाने की सोच रहा था, मेरी पत्नी ने कहा आप अकेले जाएंगे, ये उचित नहीं है, जैसे शक्ति जैसे शिव के साथ चलती हैं, उन्होंने कहा मैं भी साथ चलूंगी, जो होगा दोनों के साथ होगा। हम लोग कल रामलीला ग्राउंड जा रहे हैं और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे देश के लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जनता सामने आएगी। क्या होगा ये कल पता चलेगा, फिर डिस्कस करेंगे। तो आज रामलीला ग्राउंड में सर जो दृश्य होना है उसकी कल्पना कैसे की जाए, क्या होगा, क्या विशेष होगा? क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार को तो किसी आंदोलन से कोई फर्क पड़ता नहीं। देश को गौरवान्वित करने वाली, दुनिया में नाम करने वाली बेटियां बैठी रहीं, नरेंद्र मोदी के कान पे जू नहीं रहेगा। देश को भोजन उपलब्ध कराने वाला किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा रहा, उनको उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार सरकार ने नहीं किए, 750 किसानों की जान चली गई, कान पर जू नहीं रहेगा। आज जो बेरोजगार बच्चे हैं, जब वो रोजगार मांगते हैं तो उनको लाठी डंडों से, लात जूतों से उनकी पिटाई होती है, कुटाई होती है, वो परिस्थिति होती है। जो आवाज उठाता है उसके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। राहुल गांधी के साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या क्या व्यवहार नहीं किया जा रहा है, संसद सदस्यता लेने से लेकर, छीनने से लेकर के, और आज जो है वो राष्ट्रपति के कार्यक्रम तक में नेता विपक्ष होने के बाद नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या कितना इंपॉर्टेंट है रामलीला ग्राउंड में होने जा रहा है ये सम्मेलन, और आज लोगों के, जो लोग इसमें आएंगे उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, क्या माना जाए इन सब चीजों को? देखिए पहली बात तो यह है, किसानों ने तो झुका लिया था। ये बात दूसरी थी कि इन्होंने गलत कानून लाए, उसको वापस ले लिया, किसानों को मिला कुछ नहीं, लेकिन किसानों ने झुका दिया, ये तो बात पक्की है। दूसरा, जंतर मंतर में गया था, 2 बार गया था, जब ये बिटिया वहां बैठी हुई थी पहलवान, 2 बार गया था। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बेटियों का साथ दिल्ली की जनता ने नहीं दिया था। हरियाणा के लोग जरूर वहां 200-300 बैठे रहते थे, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़े हुए थे। अब यह भी मुझे नहीं पता है कल कितने लोग वहां इकट्ठे होंगे, 10-15 हजार होंगे या 5 लाख होंगे, 10 लाख होंगे, आई डोंट नो। और कल जाके मैं निर्णय ले पाऊंगा कि वास्तविकता में हमारे देश की जनता लोक संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती है कि नहीं बचाना चाहती है। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है, आज के तारीख में आप देखिए ना, बहुत बड़े फुटबॉलर भारत आ रहे हैं राहुल गांधी से मिलने। वर्ल्ड के टॉप मोस्ट फुटबॉलर आ रहे हैं राहुल गांधी से मिलने। राहुल गांधी को विदेश के इंटेलेक्चुअल्स और यूनिवर्सिटीज बुला रही हैं। तो इसका मतलब है वर्ल्ड इज सीइंग दैट इंडिया कैन बी रिवाइव्ड ओनली बाय ए लीडर लाइक राहुल गांधी। अब ये जिज्ञासा क्यों हो रही है? देखिए, जब आप दमन करते हैं तो आप ये नहीं समझते कि दमन को लोग वॉच कर रहे हैं। और ये जो टैरिफ लग रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप भी आपको झटका दे रहे हैं, पुतिन भी आपसे कह रहे हैं कि तेल नहीं खरीदोगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, पाकिस्तान से भी उन्होंने रास्ता खोला, तुम्हारा S-400 पे भी वो हामी नहीं भर रहे हैं, बल्कि आप अरब कंट्री से ऐसा प्लेन खरीद रहे हैं जो आउटडेटेड है, जो जंग हो चुका है, जिसको वो लोग खुद जंग कर चुके हैं, उसको खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखिए असर करती हैं, और वर्ल्ड ओपिनियन मैटर्स। लेकिन अभी मैं नहीं जानता रामलीला ग्राउंड में लोग इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे। कल होते हैं तो असर पड़ेगा, लोगों को लगेगा कि जनता जो बार बार शिकायत करती थी कि राहुल गांधी नेगेटिव हैं, सड़क पे उतरना चाहिए। और पहले भी आपके कार्यक्रम में भी कह चुका हूं, भाई एक बार राहुल गांधी सड़क पे उतरे, अगर जनता आती है इसका मतलब जनता इंटरेस्टेड है। अगर जनता नहीं इंटरेस्टेड है तो जाए मस्ती से पार्लियामेंट में AC रूम में बैठे, आनंद लें, जनता भुगत रही है। राहुल गांधी को कौन सी परेशानी है? उनको तो तनख्वाह भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रही है। बिल्कुल। मेसी जो
फुटबॉलर है, उनका उनकी मुलाकात का वो है, और उनकी दीवानगी जो है वो भारत के अंदर दिख रही है लगातार। जिस तरीके से लोग उनका इंतजार कर रहे थे सड़कों पर, और जो दृश्य आए वो बहुत अहम है। ऐसे में इन चीजों को खैर कनेक्ट किया जाना, कनेक्ट करके देखा जाना, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल घूम करके मोदी जी पर आ जाता है, क्योंकि वो हर मामले पर झुकते तो हैं, लेकिन झुकने के बाद भी वो कुछ ना तो सीखने को तैयार हैं, ना कुछ मानने को तैयार हैं। वो लगातार देश पर कुछ ऐसा थोप रहे हैं जिससे लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है, और फिर झूठ का एक ऐसा पर्दा डाल करके और इस देश की जय जय उन भक्तों को दिखाया जा रहा है, जो भक्त दिन भर रात भर मोदी जी की आरती उतारा करते हैं। वो चाहे शब्दों से उतारें या थाली सजा करके उतारें, लेकिन उतारने में तो लगे हुए हैं। देखा जाए क्या नहीं, इसमें परिणाम राम निकलता प्रकाश है। और जी, इसको राम प्रकाश जी, इस फिनोमिना को कहते हैं हुब्रिस। आपके ही हम्म, डिबेट्स में 2-3 बार मैं इस वर्ड का यूज कर चुका हूं। आप भी हुब्रिस को समझिएगा, और आपके दर्शक श्रोता भी गूगल पे सर्च करके देखें कि हुब्रिस होता क्या है। इसको हुब्रिस हाइपोथेसिस कहते हैं। मोदी जी के समर्थक भी दिल दिल में समझ गए हैं, गोदी मीडिया भी समझ गया है कि वो लोग फंस गए हैं, बहुत गलत आदमी के चक्कर में फंस गए हैं। और अन्ना गोस्वामी को जरा सुनिए, 5-6 दिन में वो पूरी तरह से पलटने के लिए तैयार हैं। आपको ये भी पता होगा, शरद पवार की बर्थडे में गौतम अडानी जी भी आए थे, और बड़े बड़े नेता आए थे, राहुल गांधी भी गए थे, और राहुल गांधी से मिलने के लिए अडानी जी उनकी तरफ बढ़े थे, और राहुल जी निकल लिए थे, उनसे मिले नहीं थे। तो गौतम अडानी भी समझ गए हैं कि भैया किसी तरह राहुल गांधी दरवाजे पे मत्था टेकने दें, क्योंकि अब बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस रहे हैं हमारे विश्व गुरु के भक्त लोग। तो जितने विश्व गुरु फंसे हुए हैं, उससे ज्यादा भक्त फंसे हुए हैं। बिल्कुल। भक्त तो खैर फंसे हुए तो हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी आखिर कहते तो हर रोज होंगे कि दिन भर तुम नारे लगाते हो, दिन भर इनके नाम की माला जपते हो, तुमको तो सब्जी वाला देख करके सस्ता देता नहीं है, डिस्काउंट देता नहीं है, राशन वाला डिस्काउंट देता नहीं है, पैसे और ज्यादा मांगने लग गया। पहले तो महीने का हिसाब कर देता था पहले महीने, अब तो कहता है कि नहीं पहले पैसा दो तब सामान देंगे। तो वो परिस्थिति तो सबके घर में पैदा हुई है सर। ऐसा तो है नहीं कि भक्तों को इससे छूट मिल गई है। तो गाली तो भक्तों के घर वाले भी देते ही होंगे, खासकर महिलाएं। लेकिन अभी उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं, ये शायद आपने जो बीमारी बताई है उसका असर है। अब उस बीमारी का इलाज कोई तो होगा ही और कोई तो करेगा ही। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।